एंड अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज का प्रश्न है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एज पर लॉ द कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी एग्जिस्ट्स एट बोथ नेशनल एंड स्टेट लेवल्स। इसका शॉर्ट फॉर्म है कैंपा। जो कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी है, इसको शॉर्ट फॉर्म में कैंपा भी बोलते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, पीपल्स पार्टिसिपेशन is mandatory in the compensatory afforestation program carried out under the Compensatory Afforestation Fund Act 2016। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं। वन ओनली, टू ओनली, बोथ आर करेक्ट एंड नीदर आर करेक्ट। इसका मैं अभी आपको आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है, बस पहला स्टेटमेंट सही है। कहने का मतलब कि जो कैंपा जो अथॉरिटी बन रही है दोनों लेवल पे होती है, नेशनल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे। और जो दूसरा स्टेटमेंट है, पीपल का पार्टिसिपेशन, ऐसा कुछ प्रोविजन मेंशन नहीं है इस एक्ट के अंतर्गत। अब हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पार्ट देखते हैं। तो ये जो कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड एक्ट है 2016 का, ये समझिए कि जो 1980 का जो एक्ट है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ये क्या कहता है कि जो मतलब एक तो बेसिक चीज़ कहता है कि हम लोग को फॉरेस्ट का कंजर्वेशन करना है। इसके अलावा ये भी कहता है कि जो फॉरेस्ट लैंड है, अगर वो किसी नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है, कहने का मतलब कि अगर वहाँ पर कोई इंडस्ट्री का इस्टेब्लिशमेंट हो रहा है, अगर वहाँ पर माइनिंग हो रहा है, अगर कोई डैम का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इस तरह का कुछ भी पर्पस हो, तो जितना भी लैंड यूटिलाइज होगा फॉरेस्ट का, उतना ही इक्वल लैंड को हम लोगों को पेड़ लगाना है। कहने का मतलब वहाँ पे उतना इक्वल अमाउंट ऑफ लैंड पे हम लोग को एफॉरेस्टेशन करना है। इसके बाद क्या हुआ, 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक एडहॉक कैंपा बनाया जाए। जो अथॉरिटी है वो एडहॉक कैंपा बनाया जाए। क्यों बनाया जाए? क्योंकि जो भी जो ये 1980 का जो एक्ट था, इसके अंतर्गत जो इक्वल लैंड पे एफॉरेस्टेशन की बात हुई, ऐसा हो नहीं रहा था। जो भी फंड इकट्ठा होते थे वो उसका अंडर यूटिलाइजेशन होता था। तो 2004 में मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट यानी कि MOEF ने कैंपा बनाया। कैंपा का फुल फॉर्म मैं आपको पहले बता चुका हूँ क्या है, कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। इसके बाद 2009 में स्टेट्स ने भी अपने स्टेट लेवल पर कैंपा बनाना शुरू किया। कैंपा अथॉरिटी जो है स्टेट लेवल पर बनना शुरू हुआ। 2013 में एक कैग का रिपोर्ट आया। ये क्या कहता था कि जो कैंपा के फंड्स हैं वो अभी भी अनयूटिलाइज्ड हो रहे हैं, अच्छे से उनका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। फाइनली फिर 2015 में बिल आया और 2016 में वो बिल पास होकर ये एक्ट हम लोग के सामने आया। अभी इस एक्ट के इम्पोर्टेंट प्रोविजंस क्या क्या हैं? सबसे पहले तो ये कैंपा जो है सेंट्रल और स्टेट लेवल दोनों पर ये सेटअप करने का वो मेंशन करता है। इसके अंतर्गत क्या होगा, जो भी फॉरेस्ट वाला लैंड है वहाँ पर अगर कोई भी कंपनी, अगर कोई भी इंडस्ट्रियल सेटअप या कुछ भी वहाँ पर फॉरेस्ट लैंड का ऐसा यूटिलाइजेशन हो रहा है जो कि फॉरेस्ट से रिलेटेड नहीं है, तो क्या होगा कि उस कंपनी को कुछ फंड एलोकेट करना पड़ेगा। किस लिए एलोकेट करना पड़ेगा? ताकि उतना ही अमाउंट ऑफ लैंड फिर से अफॉरेस्ट किया जाए, वहाँ पर फिर से पेड़ लगाए जाए सेम अमाउंट ऑफ लैंड में। इसका एक इम्पॉर्टेंट वर्ड पे आप लोग ध्यान दीजिए, क्या है ये? कंपेंसेटरी। मतलब कुछ नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई हो रही है। तो ये एक्ट क्या करता है, ये बस मिनिमाइज करता है जो भी इम्पैक्ट है डिफॉरेस्टेशन का। साथ ही साथ में क्या होता है कि वाइल्ड लाइफ जो प्रिवेल करते हैं फॉरेस्ट्स में, उनका भी प्रोटेक्शन हो जाता है। साथ ही साथ में फिर यह भी कोशिश होती है कि और वापस से कुछ डिफॉरेस्टेशन का ऐसा कुछ स्टेप ना लिया जाए उस एरिया में बिना किसी परमिशन के। कहने का मतलब कि ग्रीन कवर जो भी है उसको मेंटेन किया जाए, उसको प्रोटेक्ट किया जाए। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो फंड है जो भी इसके लिए बना है वो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है।
ये तो हो गई सेंट्रल लेवल पे बात। और स्टेट लेवल में क्या होगा, जो पब्लिक अकाउंट ऑफ स्टेट होगा उसके अंतर्गत आएगा ये फंड। तो नेशनल और स्टेट लेवल दोनों पे ये बात हो गई। अब ये डिसाइड कैसे करते हैं कि कितना फंड का क्रिएशन करना है। तो बेसिकली क्या होता है, एक एक्सपर्ट कमेटी होती है जो कि उस फॉरेस्ट की नेट प्रेजेंट वैल्यू डिटरमिन करती है। अब ये कैसे डिटरमिन होता है, तो हर जो भी हम लोग का फॉरेस्ट है उसमें बहुत सारे पेड़ पाए जाते हैं। अब उसका क्या है, उस हर एक पेड़ का इम्पोर्टेंस है। अब या तो वो आप लोगों को फ्यूल दे रहा है, या कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हो रहा है, फिर आपका जो सॉइल है उसका कंजर्वेशन हो रहा है, फिर ये आपको वाटर, जो ग्राउंड वाटर है, इन सब का रिचार्ज करने में भी हेल्प कर रहा है, फिर ये फ्लड सिचुएशन को अवॉइड करता है, सीड्स का डिस्पर्जल होता है, इत्यादि प्रकार के इसके एडवांटेजेस हैं हमारे फॉरेस्ट के। तो इसी के बेसिस पे जो ये फॉरेस्ट का गुड्स एंड सर्विसेज है जो भी ये प्रोवाइड करता है, उसके बेसिस पे नेट प्रेजेंट वैल्यू डिटरमिन की जाती है फॉरेस्ट की, और इसी के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि कितना फंड कलेक्ट करना है। जो ये फंड होता है उसमें से नेशनल फंड में 10% जाता है और रिमेनिंग 90% जो है वो स्टेट फंड में चला जाता है। और फाइनली ये मेंशन किया गया है इस एक्ट में कि जो कैंपा अथॉरिटी है वो नेशनल और स्टेट लेवल पे बनी रहेगी, जो कि हम लोग का पहला स्टेटमेंट था, यानी कि पहला स्टेटमेंट सही है। और दूसरा स्टेटमेंट की अब तक चर्चा नहीं हुई, मतलब कि पीपल पार्टिसिपेशन का इसमें कोई प्रोविजन नहीं है। अब आप लोग के लिए कुछ होमवर्क है। पहला चीज ये बताएंगे आप लोग कि इकोसिस्टम सर्विसेज क्या है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। और दूसरा एक केस है TN गोवर्धमानम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये स्टेट जो है, ये जो केस है, ये इसका क्या इंपॉर्टेंस है और ये कैंपा से कैसे रिलेटेड है, आप लोग ये पता करके बताएंगे। चलिए ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।